वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी ह्यूमंस बाय स्टीवन कराम। स्टीवन कराम का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, इसमें मल्टीपल थीम्स को डिस्कस किया गया है। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, इस प्ले के करेक्टर्स को, थीम्स को, प्लॉट समरी को, टाइटल के मीनिंग को, सब चीज़ों को जो है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर की बर्थ को डिस्कस कर लेते हैं। स्टीवन की बर्थ हुई थी 1980 में एंड ये अमेरिकन प्ले राइट हैं, स्क्रीन राइटर हैं एंड डायरेक्टर भी हैं। फर्दर आते हैं अपने प्ले के इंट्रोडक्शन की तरफ। इसको जो है वो कब पब्लिश करवाया गया था। द ह्यूमंस ये जो है वन एक्ट प्ले है, इसको स्टीवन ने लिखा था एंड ये जो प्ले है वो ब्रॉडवे पे जो है वो परफॉर्म किया गया था 2016 में एंड 2016 में पुलिट्जर प्राइज़ के लिए इसको फाइनलाइज किया गया था एंड 2016 में ही इसे टोनी अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट प्ले। इस प्ले में एक मेजर इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है और वो इवेंट है थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग एक हॉलीडे है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो सेलिब्रेट की जाती है या फिर कनाडा में जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। अब ये सेलिब्रेट क्यों की जाती है? ये हार्वेस्ट को टाइम को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और जो ब्लेसिंग्स ह्यूमंस को मिली हुई हैं उन चीज़ का जो है वो थैंक्स किया जाता है, गॉड को थैंक्स किया जाता है, एक दूसरे के साथ जो है ना ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस प्ले में थैंक्स गिविंग डे को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर हम इस प्ले की सेटिंग की बात करें तो 2 स्टोरी अपार्टमेंट है चाइना टाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पे ये पूरा प्ले जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इस प्ले के जॉनर की अगर बात करें दी ह्यूमंस बाय स्टीवन, ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसके अंदर जो है वो फैमिली ड्रामा दिखाया गया है और हॉरर को जो है वो डिस्कस किया गया है। इसमें एक अमेरिकन फैमिली दिखाई गई है जो कि अपनी डेली लाइफ में स्ट्रगल करती है, उन्हें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जिसमें उनकी इलनेस आ जाती है, एजिंग आ जाती है और इकोनॉमिक चेंज आ जाता है। यहाँ पे इकोनॉमिक डिसास्टर, उन सब की जो है वो जॉब्स चली जाती हैं, करियर जो है वो सेट नहीं हो रहा होता है, फैमिली जो है वो इस चीज़ को फेस करती है और फैमिली जो है वो एक दूसरे को ट्रुथ बताने से, रियलिटी बताने से जो है ना वो डर रही होती है, फियर में होती है कि एक दूसरे को जब वो अपनी रियलिटी बताएंगे तो लोग कैसे जज करेंगे या फिर फैमिली जो है वो एक दूसरे को कैसे जज करेगी। ब्लेक के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। अब पूरी ब्लेक फैमिली को इनमें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है एरिक ब्लेक जो कि फादर हैं इस फैमिली के। एमी एंड ब्रिगेड एरिक ब्लेक की डॉटर्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेड्र ब्लेक, ये एरिक की वाइफ है। थर्ड कैरेक्टर है एमी ब्लेक। एमी ब्लेक एरिक और डेड्र की डॉटर है एंड ये एक लेस्बियन है। फोर्थ करेक्टर है ब्रिगिड ब्लेक, ये एरिक और डेडर की डॉटर है जो कि रिचर्ड को डेट कर रही है। नेक्स्ट करेक्टर है फियोना मोमो ब्लेक जो कि एरिक की मदर है, मींस कि ग्रैंड मदर है इस फैमिली की और ये अल्जाइमर डिजीज से जो है वो सफ़र करी है जिसको जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कहा जाता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट करेक्टर है रिचर्ड साथ जो कि ब्रिगेड का बॉयफ्रेंड है। तो ये कुछ मेजर करेक्टर्स हैं इस प्ले के। प्ले की प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है वो इस तरह से शुरू होती है कि जो फादर एरिक हैं वो अपनी वाइफ डेडर और अपनी मदर मोमो को लेकर अपनी डॉटर्स के अपार्टमेंट में आता है थैंक्स गिविंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए। अब ये न्यूयॉर्क चाइना टाउन में आता है क्योंकि यह अपनी फैमिली से जो है ना वो सेपरेट रहता है, मीन्स के अपनी डॉटर से सेपरेट रहते हैं। अब ये 2 स्टोरी होम में आते हैं जहाँ पर इसकी यंगर डॉटर ब्रिगिट रहती है अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ। इसी अपार्टमेंट में इनकी सेकंड डॉटर एमी भी रहती है। अब एमी जो है ये हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रही है। इसके जो है वो कुछ डिजीज़ भी चल रही हैं क्योंकि एक लेस्बियन रिलेशनशिप में थी तो इसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं और इसकी जॉब के इश्यूज़ भी चल रहे हैं। ये लॉयर है और इसका जो करियर है वो सेट नहीं हो रहा है और इसकी जॉब भी जो है वो चली गई है। ये अपने पेरेंट्स को जो है वो कहती है कि मैं फिर भी जो है ना वो बेटर कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ ना कुछ जो है वो कर रही हूँ और मैं इस चीज़ से जो है वो निकल आऊँगी और मैं सेटल हो जाऊँगी। अब ये पूरी फैमिली कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है। अब स्टेज पर क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड नॉइजेज आ रही हैं, अपस्टेयर्स से जो है ना वो नॉइजेज आती हैं, ट्रिकी सेल फोन कॉल्स हो रही हैं। मीन्स के बहुत ही जो है वो ट्रिगर्ड सा इन्वायरमेंट है, कोई हैप्पी इन्वायरमेंट नहीं है घर का, उस अपार्टमेंट का बहुत ही डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट है। और जो मोमो है वो व्हील चेयर पर है और वो अपनी बातें कही जा रही है क्योंकि उसको मेमोरी लॉस का इशू है, तो वो कभी भी जो है वो कुछ भी बोलने लगती है, कोई भी नहीं जानता है। बहुत ही जो है ना ये कॉमिक सा सीन चल रहा होता है। अभी जब करेक्टर्स आपस में कॉन्वर्सेट करते हैं तो पता चलता है कि एरिक और इसकी वाइफ डेडर जो है ना वो अपनी डॉटर से कुछ शेयर करना चाहती हैं। अब वो शेयर तो करना चाहते हैं लेकिन वो शेयर कर नहीं पा रहे होते हैं। जैसे कि एमी की एक लिंगरिंग अनहैप्पीनेस चल रही है
और फिर जो एरिक की जो वाइफ है डेडर और जो ब्रिगेड की मदर है वो इस चीज़ के लिए वरीड होती है कि अभी तक ब्रिगेड और रिचर्ड ने जो है वो शादी क्यों नहीं की है, इन दोनों का जो है वो सिर्फ अफेयर ही चल रहा है। तो अनहैप्पीनेस भी है और ये कुछ ना कुछ रिवील भी करना चाह रहे हैं, कोई सीक्रेट है जो कि अपनी डॉटर्स को बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं, इनके अंदर फियर है कि वो कैसे जज करेंगी इनको। ये पूरी फैमिली जो है वो थैंक्स गिविंग इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, मीन्स कि एक साथ खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, डाइन करते हैं, अल्कोहल को इंजॉय करते हैं और उसके बाद ये एक दूसरे से जो है ना ये कॉन्वर्सेट करते हैं और इनके दरमियान की जो टेंशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि ये सब लोग जो है वो बहुत अल्कोहलिक हो चुके थे। तो ये एक दूसरे को जो है वो चैलेंजेस देते हैं और इनकी जो है ना वो हॉट डिबेट होती है। जैसे कि फर्स्ट डिबेट जो है या फिर आर्ग्यू जो है वो टेडर और ब्रिगेट मदर डॉटर के दरमियान होता है, जिसमें जो है वो ब्रिगेट ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करती है और रिलीजियस फेथ के बारे में बात करती है। उसके बाद एरिक और रिचर्ड के दरमियान जो है ना वो डिबेट होती है, आर्ग्यूमेंट्स इनके होते हैं, जिसमें एरिक कहता है कि वो सेल्फ मेड है, वो हार्ड वर्किंग है, लेकिन जो रिचर्ड है वो ट्रस्ट फंड पे जो है वो बेस करता है, मीन्स कि इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करता, कोई हार्ड वर्क जो है वो नहीं करता है। एंड दूसरी तरफ जो है ना वो मोमो भी जो है वो कोई ना कोई अपने वर्ड्स कह रही है और कुछ ना कुछ बोले जा रही है। तो एक कंफ्यूजिंग सा इन्वायरमेंट जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि सब जो है वो अल्कोहलिक हो चुके हैं, तो किसी को कुछ नहीं पता है कि कोई क्या कह रहा है। एरिक और रिचर्ड अपनी कॉन्वर्सेशन के दरमियान बताते हैं कि इनके जो कुछ ड्रीम्स हैं और वो कैसे जो है वो इनको ट्रबल कर रहे हैं। फिर क्या था, पूरे जो अपार्टमेंट है उसकी लाइट्स जो हैं वो ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। पहले जो है वो अपस्टेयर्स की होती हैं, देन जो है वो नीचे वाले रूम्स की लाइट्स जो है वो ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एरिक जो है ना वो फाइनली अपनी डॉटर्स को अपना सीक्रेट बताता है। वो बताता है कि मेरी जो है वो जॉब चली गई है, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था कैथलिक स्कूल में, वहाँ पर मेरा किसी दूसरे कोलीग के साथ जो है वो अफेयर था। इस वजह से जो है ना मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और अब जो है वो मैं फाइनेंशियली अनस्टेबल हूँ। जब इसकी डॉटर्स ये सब कुछ सुनती हैं कि जॉब चली गई है और इकोनॉमिकली हम अनस्टेबल हो चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है और अब हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स से जो है वो सेपरेट रह रही थी और इनका भी अभी कोई प्रॉपर करियर जो है वो नहीं बना था या फिर प्रॉपर जॉब नहीं थी, इकोनॉमिकली अनस्टेबल भी यही थी। बट एरिक इनको कहता है कि सब कुछ जो है वो बेटर हो जाएगा और टाइम के साथ चीज़ें जो है ना वो सेटल हो जाएंगी। डेडर जो है ना वो हमें टीयरफुल यहाँ पे महसूस होती है, रिचर्ड जो है वो विड्रॉन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है और वो खुद को जो है वो खो रहा है और उसको ये चीज़ जो है ना वो अंदर अंदर से जो है वो ख़त्म कर रही है कि वो अपनी लाइफ में जो है कुछ कर नहीं पा रहा है, वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है या फिर सेटल नहीं हो पा रहा है और इकोनॉमिकली अनस्टेबल है। प्ले जो है वो अपने कंक्लूजन की तरफ जाता है, तो उसमें फैमिली जो है वो सारी रेडी होती है इस अपार्टमेंट को छोड़कर जाने के लिए और एरिक जो है वो उस अपार्टमेंट में अकेला रह जाता है, जिसकी वजह से उसे जो है वो बहुत लाउड नॉइज़ेस सुनाई देने लगते हैं। तो फिर भी जो है ना कहीं उस डार्कनेस से निकल कर जो है वो रोशनी की तरफ आ जाता है एंड इसी के साथ ये प्ले जो है वो एंड हो जाता है। अब ये जो डार्कनेस है इसको जो है वो हम इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे कि सब लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सब लोगों के अंदर कोई ना कोई फ़ियर है और इकोनॉमिकली भी सभी अनस्टेबल हैं। किसी के पास जो है वो इतनी वेल्थ नहीं है, इतनी मनी नहीं है कि वो प्रॉपर्ली जो है वो अपनी लाइफ को गुजार सके। तो ये वो डार्कनेस है जिसे हर कोई जो है वो भागना चाह रहा है और लाइट की तरफ जाना चाह रहा है। एंड इस प्ले के जो इम्पोर्टेंट थीम है उसमें एजिंग है, इलनेस है, वैल्यूज़ है या फिर जनरेशनल गैप है, फियर है एंड मोमो को जो डिजीज़ थी अल्जाइमर, वो इसका मेन थीम है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो प्ले है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।